बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस। सो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉडकास्ट के साथ आपके लिए हाजिर हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सबसे पहले हमारे बड़े भाइयों की तरह नुमान कैसर साहब। ही इज़ एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट और स्पेशली डील करते हैं जितने भी ये हाई राइज कंस्ट्रक्शन ओरिएंटेड जितने प्रोजेक्ट्स हैं उनको ये हैंडल करते हैं। और उनके साथ हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला हारून, एडवोकेट हाई कोर्ट, और ये दोनों रिप्रेजेंट करते हैं उमर रियाज एसोसिएट्स को। बेसिकली उमर रियाज एसोसिएट्स जो है, लॉ एसोसिएट्स जो है, वो हमारे पैनल के ऊपर है। हमारी एक जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि हम अपने इन्वेस्टर्स को और अपने डेवलपर्स को, दोनों को हर तरह से प्रोटेक्ट करें फ्रॉम वट एवर द मार्केट और वट एवर द सर्कमस्टांसेस ब्रिंग अपॉन दैम। एंड आज का जो हमारा पॉडकास्ट है दैट इज रिलेटेड टू इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली व्हाइल डेवलपर्स हैव ह्यूज टीम्स, दे हैव लीगल डिपार्टमेंट्स, दे हैव अकाउंटेंट्स, वो हर चीज़ उनकी मैनेज्ड है और ऑफ कोर्स दे आर वर्किंग एज अ टीम। वेयर एज इन्वेस्टर्स यूजुअली दे आर नॉट प्रोटेक्टेड, दे डू नॉट इवन नो व्हाट देयर राइट्स आर। आज मैंने इन दोनों मेहमानों को स्पेशली इन्वाइट किया कि जनाब हमारे पास आएँ, हमें बताएं कि इन्वेस्टर्स जो हैं जहाँ पे वो ट्रैप्ड फील करते हैं, जहाँ पे बहुत सारे डेवलपर्स अगर उनके साथ सही बिहेवियर नहीं करते या मोनोपोलाइज करते हैं उनकी इन्वेस्टमेंट्स को, वो डिस्कस हम अभी करेंगे फर्दर क्या क्या इश्यूज आते हैं। तो उस सूरत के अंदर इन्वेस्टर्स को हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं वो अपने राइट्स को, और एज एन एसेट मैनेजमेंट कंपनी इमलाक के पैनल के ऊपर जो इन्वेस्टर्स हैं वाई दे शुड फील प्रोटेक्टेड एज वेल। सो नुमान भाई अस्सलाम वालेकुम, अब्दुल्ला अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। तो नुमान भाई, इंट्रोडक्शन तो आपने सुन लिया, जी जी। ठीक है। सवाल ये है कि ये क्या हकीकत है कि पाकिस्तान के अंदर मैंने ये देखा है कि इन्वेस्टर ना बेचारा यतीम होता है, वो पैसा भी लगाता है, इन्वेस्ट भी करता है, और उसके बाद वो कहता है कि जी कि मेरी चीज़ है, मुझे कोई बेचने नहीं दे रहा, या वो सही प्राइस मुझे नहीं मिल रही, या उसका सही रेंट नहीं मिल रहा। मैं आपको एक गुलबर्ग की एग्जांपल देता हूँ। एक बिल्डिंग है, उसके अंदर एयरबीएनबी रन हो रहा है। इन्वेस्टर को से उन्होंने लॉन्ग टर्म पे ले लिया है, यानी एक फिक्स रेट के ऊपर ले लिया। तो एग्जांपल देते हैं कि जी ₹1,00,000 पे ले लिया। एयरबीएनबी के ऊपर वो उस पर ₹2,00,000 कमा रहे हैं। अब इन्वेस्टर के पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर वो खुद रन करना चाहे तो डेवलपर कहता है नहीं रन कर सकते आप इंडिविजुअली, हालांकि उसकी बिल्डिंग, उसका अपना अपार्टमेंट है। सो मैं आपसे स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग हम बताएंगे जी कि इन्वेस्टर्स के पास क्या राइट है, या हम एजुकेटेड नहीं है। अपने बारे में थोड़ा सा हमारे जो इन्वेस्टर्स देख रहे हैं, जो लोग भी देख रहे हैं, जो नहीं भी हैं, जो थोड़ा सा अपना तारुफ भी करा दें, अपना एक्सपीरियंस भी बता दें, सो दैट दे फील कंफर्टेबल। क्योंकि अगर किसी के इश्यूज हैं तो वी विल रिक्वेस्ट के द नंबर्स आर देयर एंड दे कैन कॉन्टेक्ट यू। सो थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन हो जी जाए। जी, बिल्कुल बिल्कुल। नुमान कैसर आपने मेरा नाम बताया है। आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग इन द ईयर 2009, सो इट्स बिन 16 ईयर्स सिंस आई एम प्रैक्टिसिंग। पिछले 3 साल से मैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हूँ। उसके अलावा मेरा कंप्यूटर साइंस का बैकग्राउंड है, सो आई हैव अ डबल बैचलर्स। इंग्लैंड से मैंने मास्टर्स किया है इन कमर्शियल लॉ। जो ये सारे मामलात हैं ये भी इसी का हिस्सा हैं। और उसके अलावा कुछ इंग्लिश अखबारों में लिखने का भी वक्तन फ़क्तन जो आपके सियासी और कानूनी मामलात हैं, उन पे आप और टीवी प्रोग्राम्स में भी मैं सियासी और कानूनी मामलात में वक्तन फ़क्तन अपीयरेंस करता हूँ। और इसके अलावा टीचिंग इज़ माई प्रोफेशन। अच्छा, माशाल्लाह। आई कॉल इट प्रोफेशन, आई कॉल लॉ माई पैशन, इवन दो कि अदर वे अराउंड होना चाहिए, लेकिन टीचिंग, आई लव टीचिंग। So why did you choose this commercial side of the business, high rises, construction issues? This goes a long way back in 2008 probably when I was studying Contract Act. अब जो Contract Act होता है ना, ये कमर्शियल लॉ की जान होता है कि जो भी हमने मुआहदा करना है, एक पार्टी ऑफर करती है, दूसरी एक्सेप्ट करती है, देयर इज़ अ कंसिडरेशन इन बिटवीन, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन तय होती हैं। तो हमारी एक बड़ी अच्छी टीचर हुआ करती थी, उन्होंने इतने अच्छे तरीके से चीज़ एक्सप्लेन की कि आज मैं जब इस चीज़ के बारे में सोचता हूँ ना, तो मेरी इतनी क्लैरिटी है, मैं समझता हूँ कि मैं अगर स्टूडेंट्स को भी पढ़ाता हूँ तो दे एंजॉय इट एज वेल। सो प्रॉब्ली दैट वाज द डे व्हेन आई डिसाइडेड, इफ आई एम गोइंग टू बिकम अ स्पेशलाइज्ड लॉयर इन एनी फील्ड, दिस इज गोइंग टू बी इट। अच्छा, सो उसके बाद फिर अल्लाह का शुक्र है, फिर ज़रा बड़े मौके मिलते रहे कॉन्ट्रैक्ट्स पे। और अब्दुल्ला, just give me a brief of Umar Riaz Law Associates and what is the company's history, or which is one of the biggest companies as far as I understand in Pakistan. So give us what is
ये द हिस्ट्री ऑफ उमर रियाज एसोसिएट। थैंक यू। सबसे पहले तो मौका देने के लिए जज़ाकल्लाह जी। उमर रियाज लॉ एसोसिएट्स बेसिकली हमारी एक्सपर्टीज़ ही कॉर्पोरेट फाइनेंस, हाई राइज इन्वेस्टमेंट, एसेट मैनेजमेंट के लीगल मसाइल के अंदर हम करते हैं। और हमारी जो ऑफिसेज़ हैं, वी आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज थ्रू आउट पाकिस्तान, क्योंकि अब यूजुअली इन्वेस्टमेंट्स कहीं भी हो रही हैं, पंजाब में भी, सिंध में भी, केपी में भी, तो यूजुअली लोग कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं एक फ़र्म जो सिर्फ एक प्रोविंस में इस्टेब्लिश्ड है उनके पास जाने से। तो हमारे ऑफिसेज इन एवरी प्रोविंस इन पाकिस्तान है, यूएस के अंदर, दुबई के अंदर और यूके के अंदर। सो वी आर अ वन विंडो फर्म दैट डील्स विद ऑल सॉर्ट्स ऑफ लिटिगेशन। कभी कभी मल्टी फैसेटेड लिटिगेशन होती है, उसमें सिविल भी होता है, क्रिमिनल भी होता है, कॉर्पोरेट भी होता है, टैक्स भी होता है। तो बजाय आप हर डिफरेंट फील्ड के लॉयर के पास जाने के लिए, वी एज अ फर्म प्रोवाइड यू अ वन विंडो सर्विसेज वेयर वी हैव एक्सपर्ट्स फॉर ऑल लीगल फोरम्स, जिसके अंदर हमारे पास पैनल एडवोकेट्स होते हैं जो सिविल को भी करते हैं, कॉर्पोरेट को भी करते हैं, टैक्स को भी करते हैं। और हम कोशिश करते हैं कि आपकी जो इश्यूज़ हैं, और यूजुअली लॉयर्स को हम कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्वर्स, तो जो भी आपका मसला है वो जिस मर्जी डोमेन में फॉल करता हो, हमारी फर्म कोशिश करती है कि आपको सर्विस प्रोवाइड करें ताकि हम मसले का आपका हल निकालें। और हम काफ़ी ज़्यादा आजकल हाई राइज, क्योंकि अब पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट की जगह डेवलप स्टेट का ट्रेंड शुरू हो गया, वीसी के बहुत ज़्यादा हाई राइज बन रही है, इसमें इन्वेस्टमेंट जो है वो डेवलपमेंट की तरफ चली गई हैं, वो खाली लैंड प्रॉपर्टी पे नहीं है। लोग भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और यहाँ हम हाई राइज देखते भी जा रहे हैं। उसके एक डिस्टिंक्ट किस्म के मसाइल हम लोग देख रहे हैं, और हमारी फर्म की उसमें काफ़ी ज़्यादा हिस्ट्री है जो हमारी फर्म उन मैटर्स को डील करती है इन पर्टिकुलर, क्योंकि इनके बहुत डिस्टिंक्ट मसाइल होते हैं, इनके स्पेसिफिक रोल्स होते हैं, इसमें स्पेसिफिक रोल्स अदा कर रहे होते हैं। इसमें वी हैव डेवलपर्स, वी हैव एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, वी हैव इन्वेस्टर्स, सबके डिफरेंट अरेंजमेंट्स हैं, सबके डिफरेंट लीगल मसाइल हैं। तो हम कोशिश करते हैं उन सब के हल निकालें और उसको उनको सबको बताएं कि उनके सबके अपने अपने इंडिपेंडेंट राइट्स क्या हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा नुमान भाई, शुरू करते हैं। मेरा एक सवाल है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स मुझे फ़ोन करते हैं बाज़-औक़ात, अच्छा उन्होंने कहीं ना कहीं किसी बिल्डिंग में इन्वेस्ट किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह इमलाक ने अभी तक जिन बिल्डिंग्स के अंदर इन्वेस्ट कर भी रहे हैं और हम आगे प्लान भी कर रहे हैं, सो ऑल डेवलपर्स आर ऑन बोर्ड, दे आर एजुकेटेड पीपल, दे अंडरस्टैंड कि ट्रांसपेरेंसी जो है, रेगुलेशंस जो हैं, दे आर बेसिकली द विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी। और अगर किसी ने वाकई ही बड़ा डेवलपर बनना है तो वो वही होता है जो फ्री मार्केट का इन्वायरमेंट पैदा करता है ना। देखें DHA बैरिया, आप इमार देखें, दन्यूब देखें, सो दे डू नॉट इंटरफियर। बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में मसला ये है कि जिसके पास 4-6 कनाल का प्लॉट है ना, वो डेवलपर बन गया, ठीक है। अब उसको बिजनेस का नहीं पता, उसको एक है, उसको किसी ने कहा यार इधर बिल्डिंग बना ला है तो बिक जाएगी, तेरे पैसे तेरी सारी उम्र दिहाड़ी। उसके लिए साइंस ये है पाकिस्तानी डेवलपर की, मोस्ट ऑफ देम, कि एक बिल्डिंग बनाओ, उसमें घुस जाओ, पहले वो बेच लो, उससे नफ़ा कमा लो, फिर जो है वो उसके मेंटेनेंस चार्जेस लेते रहो, उसमें से एक प्रॉफिट आपको आता रहता है। ऑफ कोर्स राइट भी बनता है, आप काम कर रहे हैं। लेकिन फिर अब एक नई चीज़ डेवलप हो गई है जो पिछले कुछ अरसे के साथ के जनाब कुछ बिल्डिंग्स के अंदर शॉर्ट टर्म रेंटल की पॉसिबिलिटी आ। अब शॉर्ट टर्म रेंटल की पॉसिबिलिटी को बड़े आराम से मोनोपलाइज किया जा सकता है, और उसको इस तरह से मोनोपलाइज करते हैं कि आई नो अ सर्टन बिल्डिंग्स आउट देयर जिनके अंदर डेवलपर्स ने खुद से अपने आप को ऑथराइज कर लिया है, लेकिन इन्वेस्टर को ऑथराइज नहीं कर रहे ऑपरेट करने को। ओके अब इन्वेस्टर्स जो है वो पूछते हैं, अब वो कहते हैं जी कि हम अगर ये काम करें तो डेवलपर हमें ये तंग कर देता है, हम तो मजलूम है, यतीम है, हमारा कोई राइट नहीं है। तो मेरा आपसे जो पहला सवाल है, आप अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स को, तो कितनों को आप आज तक रिप्रेजेंट कर सकें आप, क्योंकि विन रेशियो है, आप हमें बताएं किन के मसाइल आपने हल किए, जिसको यतीमी से निकाल के आपने जो है वो राइट्स दिलवाए हैं, वो हमें बताएं। और क्या आप मैसेज देना चाहते हैं इन्वेस्टर्स को कि जी के आपके नंबर्स भी हमारे पास हैं, हम उसको जो है वो दिखा भी रहे हैं कि अगर कोई बेचारा फंसा हुआ है तो क्या वो आपको रब्ता कर सकता है? जी, रब्ता करने के लिए तो हम डेफिनेटली अवेलेबल हैं। वी आर इन अ प्रोफेशन एंड वुड लव टू हेल्प पीपल आउट। वो जो यतीमी वाली बात की थी, एक तो हमने देखा कि सारे कंट्रोल, ऑपरेटर्स, मेंटेनेंस, सब कुछ वो अपने पास रख रहा है। दूसरे जो इन्वेस्टर्स प्रॉब्लम फेस करते हैं, मिसाल के तौर पे ऑडिट की पावर्स नहीं होती इनके पास, उनको रिपोर्ट्स नहीं दी जाती, सेपरेट अकाउंट्स नहीं रखे जाते, को मिंगलिंग ऑफ द फाइनेंसेस, ठीक है, और भी इससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ हैं। तो वो क्योंकि हर चीज़ उसने अपने कंट्रोल में रखी हुई है, तो बेचारा इन्वेस्टर जब अकेला होता है तो वो ऐसे है कि वाकई वो एक जगह फंस जाता है। वो अक्सर तो फिर इन्वेस्टर्स बैठ के सोचते हैं कि शायद गलत जगह पे हमने इन्वेस्टमेंट कर दी है, ये फ़लाँ जगह हमने इन्वेस्टमेंट की होती तो बेहतर था, ठीक है। सो इन मसाइल को जहन में रखते हुए जो आपने दूसरी बात की है, मिसाल के तौर पर आप शॉर्ट टर्म रेंटल की बात कर रहे हैं, एयरबीएनबी वगैरह, सो उसमें देखें, अगर ये कोई डेवलपर आपको कहता है ना कि आप इसके मालिक बनने के बावजूद आपकी इख्तियार नहीं है इस पर,
तो गैर कानूनी बात कर रहा है, ठीक है। उसमें आपको अपने हुकूक का पता होना बड़ा ज़रूरी है। प्रॉपर्टी लॉ है, वो ये कहता है कि जब कोई प्रॉपर्टी की मलकियत आपको मुंतकिल कर दी गई है तो आप उस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी पोजेसन रख सकते हैं, उसको रेंट पे दे सकते हैं, उसको लीज फर्दर सेल आउट भी कर सकते हैं। और अगर इसमें से कोई राइट आपसे छीनने की कोशिश करता है, स्पेशली वो बंदा जो कि सेलर था, डेवलपर वाज द सेलर अर्लियर, ठीक है, तो वो खिलाफ कानून काम कर रहा है। बल्कि वो जो आपका मुआहदा था उसकी खिलाफ वर्जी तो पीछे रहेगी ना, क्योंकि अब आप कानूनी तौर पे मालिक हैं। कानून ऊपर होता है, कॉन्ट्रैक्ट या मुआहदा उसके बाद आता है। ठीक है। ठीक है। सो आपका जो ताल्लुक डेवलपर का इन्वेस्टर का है वो टू पार्टीज टू ए कॉन्ट्रैक्ट का है, और कॉन्ट्रैक्ट का हमेशा मकसद होता है दोनों पार्टीज के राइट्स एंड ड्यूटीज, और उनमें से कोई पार्टी अपनी ड्यूटीज पूरी नहीं करती तो दूसरी पार्टी इसको इन्फोर्स करा सकती है। वो आर्बिट्रेशन के थ्रू कराए, वो मीडिएशन के थ्रू कराए, वो कोर्ट में जाके इन्फोर्स करे। सो ये मायदे को हमने इस तरह जानना जरूरी है कि यूर इक्वल पार्टनर्स इन दैट पर्टिकुलर मायदा। होता ये है कि जब आप मायदा साइन करते हैं, क्योंकि उसका कंट्रोल है सारा, वो एक्सपीरियंस्ड है, वो ऐसी क्लॉजेस बीच में डाल देता है जिसका इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स आपको पता नहीं होता। इसलिए भी मैं समझता हूँ ज़्यादा ज़रूरत है कोई एसेट मैनेजर या कोई आपका रिप्रेजेंटेटिव मौजूद हो जो आप और आपके बाकी जो साथी हैं इन्वेस्टर्स आपके बिहाफ पे मायदा करें, क्योंकि वो भी तजर्बा रखते हैं। वरना आप इसको, हम कानून में टर्म इस्तेमाल करते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस, ठीक है। बाद में जाके किसी स्टेज पे आप इसको कलअदम करार देने में कामयाब हो जाएंगे कि भाई मैं इतना अवेयर नहीं था, इन्फ्लुएंस करके कर लिया, लेकिन उस वक्त तक चीज़ें बहुत आगे जा चुकी होंगी, ठीक है। सो ये इंडिविजुअल राइट्स इन्वेस्टर्स को बताना बड़ा ज़रूरी है। प्रॉब्लम है कि इन्वेस्टर्स को अपने राइट्स का नहीं पता। हमने जो बुनियादी चीज़ें मैंने जिक्र किया है, मिसाल के तौर पे इन्वेस्टर डायरेक्टली डील कर रहा है विद अ डेवलपर, ठीक है। एंड डेवलपर जैसा मैंने पहले जिक्र किया, सारी एंटिटीज उसके पास है, फ्रॉम ऑपरेटर टू मैनेजर एंड ऑल अदर्स, ठीक है। सो अब जो इन्वेस्टर है वो मरहूने मिन्नत है हर लिहाज से डेवलपर का। डेवलपर ने तो शुरू किया था कंस्ट्रक्शन से, फिर पोजेसन हवाले की, फिर उसकी रेंटल भी अपने पास रख ली थ्रू ऑपरेटर, फिर वो मैनेजमेंट जो इर्द कर रहा है वो भी सब कुछ रख लिया। अब सिर्फ यही रह गया कि उसने ये नहीं कहा कि मैं आपके अंदर आके बैठ भी जाऊँ। ये एक पॉसिबिलिटी रही है, अदरवाइज हर चीज तो दे दी है उसने, ठीक है। सो ये इसलिए चीजें बताना बड़ी जरूरी है कि भाई दिस इज योर अपार्टमेंट, यू हैव बॉट इट विद मनी, इज नॉट अ गिफ्ट टू यू, ठीक है। तो जब तक ये बातें उसको नहीं बताएंगे वो अवेयर नहीं होगा। और इसलिए मैं बार बार जिक्र करता हूं कि एक इंटरमीडियरी आपको चाहिए, वो आपको प्रोटेक्ट करेगा। और देखें, वो प्रोटेक्ट करेगा जब उससे डील करेगा ना आपके बिहाफ पे, तो आपकी जितने खदशात हैं, ठीक है, मिसाल के तौर पे शुरू से आप उसको अपने साथ रखते हैं, तो उसने आपकी सारा जो प्रोसेस है आपके बिहाफ ने उसने जाके डेवलपर से उसने मुआहदा करना है कि क्या इंस्टॉलमेंट्स होंगी, पोजेसन प्लान्स क्या होंगे, नहीं किए जाते तो क्या क्या उसमें रेमेडीज़ होंगी, ठीक है, ये चीज़ें होंगी। फिर उसके बाद रेंटल की मिसाल के तौर पे बात होनी है, ऑपरेटर की बात होनी है, उन पे चेक एंड बैलेंस रखना है। ऑपरेटर्स क्या आपको पीरियोडिक रिपोर्ट्स देते हैं, क्या उन्होंने ऑडिट में आपको एक्सेस देते हैं, क्या आपके पास ऑपरेटर को टर्मिनेट करने का हक है। अभी वो बुनियादी क्लॉजेज हैं जो कि पता होनी चाहिए सबको। अगर आपने एक मुआहदा किया हुआ है डेवलपर के साथ और थ्रू द डेवलपर यू डीलिंग विद द ऑपरेटर, ठीक है, तो आपने सर्टन क्लॉजेज अपने मुआहदे में रखनी है कि अगर आपकी मर्जी के मुताबिक आपके हकूक है ना, देखिए अब आप मालिक बन चुके हैं उसके, और आपके हकूक ये हैं कि अगर आपने ऑपरेटर रखा हुआ है तो उसने अकाउंट्स देने हैं, उसने जो अच्छा रेंट है वो आपको लेके देना है, उसने आपको ऑडिट करने का मौका देना है, उसने आपके सेपरेट बैंक अकाउंट्स रखने हैं, ठीक है ना, ये बुनियादी हकूक है। अच्छा नुमान भाई, मैं एक सवाल है, मैं बल्कि रिक्वेस्ट करने लगा था अभी कि हारून साहब को कहें कि रिक्वेस्ट करें कुछ। देखें, एक मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है कि जी के वी रीच आउट टू LDA, वी रीच आउट टू दीज अथॉरिटीज। मसला पता है क्या, देखें पाकिस्तान के अंदर लोग कहते हैं ये प्रॉपर्टी नहीं उतरे जा रही, यार ये मसले आ रहे हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में इन्वेस्टर का ट्रस्ट नहीं है। देखिए, इन्वेस्टर का ट्रस्ट है DHA में। आप यकीन करें कि वो DHA में उसकी प्रॉपर्टी 5 साल भी पड़ी रहे, पैसे ऊपर नहीं जाएंगे, वो रोएगा नहीं। उसका इवन ट्रस्ट बैरिया के ऊपर था एक टाइम के ऊपर, चलें अब जो भी हो गया वो हो गया, लेकिन वो आपको पता है ना लाइन पे लगा के लोग खड़े होते थे। यस एग्जैक्टली। आप दुबई ने इस हर चीज का सिस्टम बना दिया है, उसने इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट किया है। वहां पे फॉर एग्जाम्पल के जी के अगर कंप्लेन जाती है अगेंस्ट अ डेवलपर तो मैनेजमेंट टीम की जरूरत है। There you go. And there are private management companies, maintenance companies,
जो रिपोर्ट डायरेक्टली डीएलडी को कर रही हैं, दे आर नॉट रिपोर्टिंग टू एनी, तो उन्होंने उसका वो रोल ही खत्म कर दिया कि वो मोनोपलाइज ही ना नहीं कर कर सके, पाता। ना कर सके। फिर वहाँ पे बिल्डिंग्स के अंदर आपकी ये जो ऑपरेशंस हैं एयरबीएनबी के या इस तरह के सर्विस अपार्टमेंट्स के, उनकी क्लॉजेज आर वेरी क्लियर फ्रॉम डे वन फ्रॉम द डीएलडी। अब गवर्नमेंट जो होती है, देखिए हम इन एनी केस एज एन एसेट मैनेजर, आप एज अ लॉ, हम तो मसले के बाद लड़ सकते हैं, ठीक है, या हमें ये क्लॉजेज सारी ऐड करनी पड़ती हैं, बट गवर्नमेंट जो है अगर ये सारी चीज़ें एट द बेस एंड डाल देती है कि भाई ये चीज़ें इस सिस्टम के तहत होंगी, तो दैट विल बिल्ड द ट्रस्ट इन द सिस्टम। आपने इसलिए अच्छी बात की, मैंने अभी कुछ देर पहले बात की है कि कानून ऊपर होता है, मुआहदा उसके अंडर होता है। मुआहदा तब होता है जब आप उसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। कानून को एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं है। बाय बीइंग अ पाकिस्तानी सिटीजन यू आर बाउंड बाय इट, ठीक है। सो अगर ये नीचे वाली टियर मौजूद है और अगर रियासत पाकिस्तान ये चाहती है कि इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट बढ़े, तो ज़रा इनको ख़ास तौर पे हाई राइज बिल्डिंग से, क्योंकि हम बात कर रहे हैं रेजिडेंशियल बिल्डिंग से बात कर रहे हैं, छापा मार रहे हैं ना सर, वहां से पकड़ के डीएलडी से पकड़ के 2-3 छापे लाके मार दें कि जी कि ये मेंटेनेंस होगी, ये कंपनी है, इंडिपेंडेंट है, 1 साल 2 साल डेवलपर को दें कि वो मैनेज करे, फिर आप इंडिपेंडेंट कंपनियों को दें। मैं यही कह रहा हूँ, इसमें एक कानून बनाया जा सकता है। ये जो हम सारी बातें कर रहे हैं ना, कि आप तो मुआहदा एक वन लाइनर करेंगे इसके बाद, क्योंकि कानून तो ऊपर मौजूद है, आपको बार बार बातें नहीं लिखनी पड़ेगी कि मुझे इस स्टैंडर्ड की सर्विस चाहिए, मुझे ऑडिट का राइट चाहिए, मैं ऑपरेटर को टर्मिनेट कर सकता हूँ, मैं डेवलपर के अगेंस्ट ये रेमेडी अवेल कर सकता हूँ। इस सारी बातें आपके अंडरलाइंग जो एक कानून है उसके अंदर मौजूद होंगे। लेकिन अभी के कानून में क्या मौजूद है? अभी कानून आपका जेनेरिक है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, जो कि जेनेरिक बात करता है कि मुआहदा क्या होता है। वही मैं अपना फ़ोन बेचने जाऊँगा उस पर भी वही अप्लाई होगा, जो मैं अपनी गाड़ी बेचने जाऊँगा उस पर भी अप्लाई होगा, और जो मैं अपना अपार्टमेंट बेचूंगा एज ए डेवलपर उस पर भी वही अप्लाई होगा। सो देयर इज नो स्पेशल लॉ एज सच। तो ये तो फिर बड़ा लंबा चौड़ा मसला है ना। देखें ना, इसका मतलब ये है कि जी कि अगर ये सारी चीजें हम शुरू से ठीक करें, हाँ जी, जिसमें एक बेसिक कानून बनाना है बैक एंड के ऊपर, वो बन जाएगा तो आधी लिटिगेशन तो वैसे ही खत्म हो जाएंगे, कोर्टों के ऊपर तो प्रेशर ही नहीं आएगा। मतलब जो इस वक्त हमारे इतने बैक पीछे वो लगे हुए, लेकिन चूंकि हम वो नहीं बना रहे, वो 3-4 चीजें हैं, तो मैं यही आपसे बात कर रहा हूँ कि क्यों नहीं आप माशाल्लाह ताला यू रिप्रेजेंट वन ऑफ द बिगेस्ट लॉ एसोसिएट्स इन पाकिस्तान, तो ये तो नहीं है कि लॉयर कह रहे हैं साड़ी भी तो दिहाड़ी चल रही है ना तो हम ये चीजें रेकमेंड ही ना करें। पार्शली ये भी है, ये भी है, चलो इसमें बिल्कुल ये तो एक लॉन्ग टर्म हम एज लॉयर्स ये रिकमेंड भी करते हैं पॉलिसी मेकिंग में गवर्नमेंट को, डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ को, कि ये लॉन्ग टर्म ज़्यादा सेफ गार्ड करते हैं इन्वेस्टर्स को। लेकिन अभी हम जो आज जिस लिए स्पेसिफिक मसाइल के लिए बैठे हैं कि अपने इन्वेस्टर्स के लीगल राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए, बड़ा स्पेसिफिक कि एक इन्वेस्टर है, एक हम हाइपोथेटिकल सिनेरियो एज्यूम करते हैं कि एक इन्वेस्टर है, उसका एक बिल्डिंग के अंदर एक यूनिट है, उसको अब बिल्डिंग मैनेजमेंट से मसाइल हैं, क्लीननेस के मसाइल हैं, लिफ्ट्स काम नहीं कर रही हैं, कॉमन एरिया के मसाइल हैं, पार्किंग स्पॉट्स नहीं हैं, तो क्या इस सिस्टम के अंदर उसके पास कोई रेमेडी है? बिल्कुल है। वो सब कुछ क्लेम कर सकता है या दावा फाइल करके कि ये चीज़ें मुझे जब आपने प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, आपने रिप्रेजेंट किया था एक स्टैंडर्ड ऑफ सर्विस। बेशक, क्योंकि यहाँ हम समझते हैं कि डेवलपर समझता है कि मैंने कोई लिख के तो कोई नहीं चीज़ें दी उसको, तो ये मेरे पे इन्फोर्सेबल नहीं है। ऐसा नहीं है, हमारा लीगल सिस्टम ये सब चीज़ें एज इम्प्लाइड रिकग्नाइज करता है। इन्वेस्टर कोर्ट जा सकता है, इन्वेस्टर कोर्ट से क्या क्या रिलीफ ले सकता है, इन्वेस्टर स्पेसिफिक एक लोकल कमीशन का भी रिलीफ ले सकता है, जो जाके वहाँ बिल्डिंग मैनेजमेंट के ऊपर रिपोर्ट बना के कोर्ट में पेश करेगा। इन्वेस्टर स्पेसिफिक इंजंक्शन भी कोर्ट से सीख कर सकता है, जो वहाँ जाके एक स्पेसिफिक एक्ट परफॉर्म करवा सकता है डेवलपर से, मैनेजमेंट से रिलेटेड। इन्वेस्टर डैमेजेस भी सीख कर सकता है इस लीगल सिस्टम के अंदर, कि अगर उसको कोई मसाइल है मेंटेनेंस से, जिसकी उसकी शॉर्ट टर्म रेंटल्स अंडर रिपोर्ट हो रही हैं, या और मसाइल हैं जिससे उसकी बिल्डिंग की वैल्यू गिर रही है, उस सिलसिले में भी इन्वेस्टर ये डैमेजेस सीख कर सकता है कोर्ट में इस पाकिस्तान इस लीगल सिस्टम के अंदर रह के, और वो अपने राइट्स को पहचान सकता है। हमारे यहाँ मसला ये, इन्वेस्टर समझता है मेरा तो 1-2 यूनिट है मेरे इस पूरे डिपार्टमेंट में, मैं डेवलपर के खिलाफ कैसे जाऊँगा? वो बिल्कुल जा सकता है। ऑल्दो डेवलपर ने वो कहीं लिख के ये टर्म्स एग्री नहीं की, बट दे आर इम्प्लाइड बिकॉज ऑफ द रिप्रेजेंटेशन दैट द डेवलपर गेव व्हेन ही लॉन्च द प्रोजेक्ट। उसने एक सर्विसेज दिखाई, उसने एक अपार्टमेंट का विजन दिखाया, उसने रिप्रेजेंट किया कि जी इस तरह के प्रोजेक्ट में आप ओन करेंगे प्रॉपर्टी, और अब वैसा कुछ भी नहीं है। तो बताने का मकसद ये है, हमारे इन्वेस्टर्स के पास इस लीगल सिस्टम के अंदर, ऑल्दो इट्स नॉट दैट स्ट्रॉन्ग जिसको हम यूएई से कंपेयर कर रहे हैं, बट स्टिल यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेमेडीज अवेलेबल हैं।
बस इन्वेस्टर को पता ही नहीं है कि उसके कौन कौन से राइट्स अवेलेबल हैं उसके पास। नहीं, ये बड़ा बड़ा अच्छा इसके अंदर मेरा आई एग्री विद यू। एनो एक मेरे ख्याल उस तो बाद सारे डेवलपर्स ਦਾ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਕੱਢਣ ਇਮਲਾਕ ਇਜ਼ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟਡ ਨਾ। Sir, we do not mind that as long as investors keep us white listed. Yes. We do not mind that. लेकिन सवाल ये है सर कि ये जो इस तरह की रेमेडीज हैं, हाँ, कितना टाइम लगता है इसके अंदर क्या? अच्छा मैं आपको बताता हूँ, इन्वेस्टर ना बेचारा ना मासूम है, मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, यतीम भी है और मासूम भी है। देखिए उसको ना आपका मेरा हमें पता है थोड़ा सा, इस मुझे 15-16 साल हो गए, मुझे पता है कि भाईजान आज तक मजे की बात है, आज तक इमलाक का एक भी कोर्ट केस नहीं है। That's amazing. आप ये सोचें, हम 2012 से मैंने रियल एस्टेट शुरू किया, आई हैव ऑलवेज मैनेज थिंग्स सेंसिबली आउट ऑफ द कोर्ट। कोई भी अगर कोई मसला भी, आज तक एक स्टे नहीं लगा, आज तक एक प्रॉपर्टी के ऊपर हमने किसी क्लाइंट को यहाँ तक नहीं जाने दिया। उसकी वजह आपके मेरे ख्याल से बैक एंड एग्रीमेंट भी बड़े लीगली अच्छे हैं। सर वो भी अच्छे हैं, फिर ये है कि जी के एक रिप्रेजेंटेशन होती है ना। देखें मैं वही बात बता रहा हूँ कि एज एन एसेट मैनेजर, इन्वेस्टमेंट मैनेजर आप मैनेज कर लेते हैं। मैंने अक्सर औकात ये देखा है कि इन्वेस्टर भी एक्चुअली तो अपनी प्रॉपर्टी प्रॉफिट चाहता है। अच्छा डेवलपर भी मासूम होता है कि वो भी चाहता है कि मैंने पैसे देखें, उसने भी पैसा बनाना है। हम कोई वी आर नॉट नेगेटिव डेवलपर ना। प्रॉब्लम ये होता है कि वो दोनों को आपस में कम्युनिकेशन नहीं होती। अच्छा और फिर ट्रस्ट डेफिसिट आ जाता है, राइट? So usually if there is a third party which is balancing that and telling them, for example कि जी के एक प्रोजेक्ट के अंदर चार्जेस लग गए एक्स्ट्रा, अब वो चार्जेस अब एक्स्ट्रा लग गए हैं, एस्केलेशन लग गई है। अब अगर वो एस्केलेशन सर जो है वो आर्ग्यूएबल नहीं है, इन्फ्लेशन हुई है, तो उसको कोई अगर थर्ड पार्टी उसको कह दे कि यार हाँ ये दिस इज राइट, वी हैव चेक्ड इट वेरीफाइड, व्हिच इज ट्रस्टेड बाय बोथ द पार्टीज, तो मामला आसान हो जाता है। नहीं क्या होगा कि चले 50 से वो ले लेगा, अगले 50 मुकदमे कर देंगे या वो कर देंगे, और इससे हमने मार्केट के अंदर ये चीजें देखी भी। दैट इज वाई वाइल AI मैं समझता हूँ कि बहुत सारी चीजों के ऊपर टेक ओवर कर रही है, बट जो रिलेशनशिप बेसिस हैं और जो ये चीज़ें हैं जो मीडिएशन की रिलेटेड हैं या ये चीज़ें, उनके ऊपर अभी तक जो है वो इंडिविजुअल्स बड़ी ज़रूरत है, कंपनीज बड़ी ज़रूरत है, बिकॉज दे कैन बैलेंस द एक्ट। क्योंकि हो सकता है हर वक्त अब एक इन्वेस्टर भी ऐसा नहीं है, देखें जी इन्वेस्टर्स भी कई इन्वेस्टर हैं इंस्टॉलमेंट ही नहीं देते, और फिर हम डेवलपरों से मिलते करके उनको रिक्वेस्ट करके यकीन करें, कहते हैं कि यार इनकी वो हल्ला के कॉन्ट्रेक्चुअल राइट के अंदर लिखा हुआ है कि जी कि इतनी पेनल्टी पड़ेगी। अब दूसरी तरफ पे ये भी होता है कि डेवलपर डिले कर देता है, तब फिर हम इन्वेस्टर्स को रिक्वेस्ट करते हैं कि तुसी माफ कर दो मेरी बात। तो दिस इज अ बैलेंसिंग एक्ट। द मेन पर्पस एज मी एज एन इन्वेस्टमेंट मैनेजर इज टू मेंटेन कि वो बिल्डिंग प्रॉफिटेबल ऑफ बोथ फॉर द डेवलपर एंड बोथ फॉर द इन्वेस्टर, नॉट जस्ट फॉर वन पर्सन। You're right, 100% right. मेरा मकसद ही तब हल होता है हाँ. क्योंकि देखें रेंटल इनकम ज्यादा आएगी, डेवलपर को भी उसका शेयर मिलेगा। Yes. हाँ. मुझे अगर मिलना है, डेवलपर को भी मिलना है, इन्वेस्टर को भी मिलना है। सो द माई बिलीफ इज कि बिल्डिंग्स सिर्फ सक्सेसफुल तब होती हैं कि जब ये दोनों पार्टीज, इन्वेस्टर्स एंड जो आपका डेवलपर है, ये एक साथ ऑन बोर्ड हो ऑन अ सिंगल डायरेक्शन। और ये सर तभी हो सकता है, ये जो मीडिएशन है और ये जो बैलेंसिंग वाला हम इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं, ये तभी हो सकता है कि जब दोनों एंड से दोनों को अपने लीगल राइट्स पता होंगे। अगर दोनों में से कोई, जैसे अगर इन्वेस्टर समझता है कि वो हैंडीकैप्ड है, उसके पास तो कोई हल नहीं है, उसके पास तो कोई लीगल रेमेडी नहीं है, या डेवलपर समझता है कि अब वो अगर कोई इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर रहा तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, तब वो बैलेंसिंग नहीं हो सकती। देन वी सी एक्सप्लॉयटेशन, देन वी सी एक्सटॉर्शन। लेकिन अगर बैलेंसिंग चाहिए वो तभी हो सकती है जब दोनों को अपने लीगल राइट्स का अच्छी तरह पता है कि दोनों हैव रेमेडीज इन द लीगल सिस्टम इन पाकिस्तान। वो दोनों रेमेडी लेस नहीं है यहाँ पे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर एक सवाल है, अब हम वाकयात के ऊपर आ जाते हैं। एक हमने पहले तो डिस्कस कर लिया कि अगर ये मेंटेनेंस का इशू होता ही होगा, डेवलपर प्रोजेक्ट डिले कर देता है एंड फॉर रीजंस जो मतलब है कि लॉजिकल नहीं है। एक तो है लॉजिकल रीजंस है, कोई बोट इशू आ गई, कुछ ये इश्यूज आ गए, और वो कुछ आपको सेंसिबली नजर भी आ जाता। और वैसे भी इवन इन कंट्री लाइक दुबई 12 महीनों तक का एक लेवरेज दिया जाता है। सर 12 महीने भी छोड़ दे, मैं कहता हूँ 2 साल दे दे। अब अगर वो कंटिन्यूसली, और ये बहुत नॉमिनल सा केस है, हर जगह पे हो जाता है। मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान में हाई राइज में हर बंदा ही, और हम भी कहते हैं हम भी नजर कहते हैं यार थोड़ा ना कोई नहीं, खैर इन्हीं की जान।
बट लेट्स सपोज कि एक अनड्यू लेट हो जाता है, बहुत सारे एग्जांपल है आपके पास, 4-4 साल से बेसमेंटों से नहीं बाहर निकले, पैसे लोगों के फंसे हुए हैं। उसकी वजह क्या है कि इन्वेस्टर्स कोई रेमेडी क्यों नहीं ले सके? एक तो वजह ये हो सकती है क्योंकि दे आर ऑल इंडिपेंडेंट, यस, so they do not have unified representation in a form of an investment manager or an asset manager, so that is there, so they cannot do। अब होता ये है कि जी कि अगर हर बंदे ने केस करना है, मेरा थोड़ी फी भी बहुत ज़्यादा है। हाँ, अच्छा, ये एक बात ये कर दे, अगर इमलाक के तवसत से, इस पॉडकास्ट के तवसत से अगर कोई आपको राब्ता करता है तो उसको कितनी फीस माफ होगी? वो सर उनको अच्छा डिस्काउंट दें। अच्छा, ये आप लाजमी देना नहीं, है, 100%। मुझे फ़ोन कर दीजिएगा अगर नहीं देते। अच्छा, सो पॉइंट ये है कि सर क्या रेमेडी है? देखिए, बुनियादी बात जो हम पहले भी कर रहे हैं, आपने इससे पहले कि मैं इस बात का जवाब दूं, जब मुआहदा होता है ना एक, ठीक है, तो मुआहदे की कामयाबी ये है कि दोनों पार्टियां जो उनकी ड्यूटीज़ हैं उस मुआहदे के तहत उसको परफॉर्म करें। मुआहदे की परफॉर्मेंस का टर्म है, तभी मुआहदा परफॉर्म होता है, ठीक है। और अगर ये ब्रीच हो जाती है तो उसको परफॉर्मेंस का वो तरीकाकार हम नहीं कह सकते जो कि एक्चुअली होगी। सो सक्सेस वही है जिस तरह आपने बात की, अगर सारी पार्टीज अपनी अपनी ड्यूटीज प्ले करें। लीगल एंगल से भी मैं बात बताना चाह रहा था। दूसरी देखिए, आपने बात की है कि अगर डेवलपर की ड्यूटी थी, क्योंकि मैंने बताया कि जो मुआहदा होता है वो मजमूआ है आपकी राइट्स एंड ड्यूटीज़ का। डेवलपर की एक ड्यूटी ये थी, जो कि सबसे मेन ड्यूटी ये है कि डेडलाइन तक उसने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके एक सर्टन डेट तक आपको पोजेशन देनी है। ऑन द अदर हैंड, जो इन्वेस्टर है उसकी एक सर्टन डेडलाइन है, सर्टन इंस्टॉलमेंट्स है, किस तारीख तक उसने पेमेंट करनी है, उसके बाद उसको पोजेशन मिल रही है। करस्पॉन्डिंग राइट्स आ गए आपके। अगर इन दोनों में से एक भी ब्रीच करता है तो फिर हमने जाके देखना है कि अंडरलाइंग मुआहदा इसके बारे में क्या कहता था, ठीक है। अगर हमने रिटर्न एग्रीमेंट रखा हुआ है, जो कि होना चाहिए जब इतनी बड़ी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आइदर डायरेक्टली और बाय एक जो मैनेजमेंट कंपनी है दरमियान में, वो इनके बिहाफ पे जो मुआहदा करती है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, ठीक है। और उसके अंदर अगर आपने लिखा हुआ है कि मिसाल के तौर पे अगर 1 साल डिले करेगा या 2 साल डिले करेगा तो ये सर्टन पेनल्टी हो, इतना अरसा करेगा तो सर्टन लिक्विडेटेड डैमेजेस की टर्म में इस्तेमाल करते हैं, इस सर्टन पेनल्टी। नुमान मैं थोड़ा सा करते हैं कि इसमें ना बहुत सारी चीजें हैं, मतलब बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन, इट्स नॉट एन ईजी थिंग। आप ये देखें कि जब सब कुछ भी लिखा होगा तो फिर भी डेवलपर जो है वो कोई ना कोई चीज़ क्लेम कर लेगा। वो कर लेगा जी के फोर्स मेजोर होगी, जनाब इन्फ्लेशन, सेल। मैं एग्जांपल देता हूँ, लेकिन डेवलपर्स का भी बात का कसूर नहीं होता। यू कैन से कि हाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे किसी प्रोजेक्ट में इशू नहीं है, बट आई एम बेसिकली रेफरिंग टू अदर प्रोजेक्ट्स। गुलबर्ग के अंदर मेरा ख्याल है पिछले इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों ने मार्केटिंग की और तकरीबन 8 से 10 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो बिल्कुल ही फेल हो गए। उन्होंने रेंटल गारंटियां दे दे के लोगों के पैसे जनाब और प्रोजेक्ट बना ही नहीं सके वो। अब वो बिलियंस ऑफ रुपीस हैं, ठीक है जी, विच इज स्टक इन द मार्केट, और वो प्रोजेक्ट उधर खड़े हुए हैं और वो पैसे ज़ाया भी हो गए हैं। यानी क्योंकि अब जो सुकत आपने उस वक्त बेचा था 17,000 रुपये के ऊपर, 18,000 रुपये के ऊपर, अब तो 40,000 रुपये से कम बनता नहीं है। यस, तो अब वो बनाएंगे कैसे? अब इन्वेस्टर कहता है कि जनाब मैं जो हूँ वो नहीं कर सकता, क्योंकि जी के हालांकि टेक्निकली वहाँ पे अगर थर्ड पार्टी हो वो टेक ओवर, वो उसको समझाए कि भाईजान अब रेट भी बढ़ गए, चलो 5-7 हज़ार ऊपर दे दो, तुम्हारा तो चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। लेकिन चूंकि कोई मीडिएशन ही नहीं है ना, सिस्टम ही नहीं बनाया, पहले दिन ही कोई सिस्टम बनाया ही नहीं। सो मैं वो पूछना चाह रहा हूँ कि उसकी सूरत के अंदर क्या कर सकते हैं इन्वेस्टर्स? आइदर दे हैव टू गो टू द, अब हर इन्वेस्टर जाए वो कहते 5 लाख, पहले मैं 1 करोड़ पे जाए कहते हैं 5 लाख मैं वकील नूं भी तनख्वाह दा, फीस दा। तो आइदर तो कोई एंगल बताएंगे उनको, कोई पेज बना के सारे फैक्ट्रीज को एक जगह पे लाना चाहिए, फिर वो सारे मिलकर एक जगह पे जाके, या सारे लोगों को कहिए कि जी के उमर रियाज एसोसिएट नु कांटेक्ट करो, राइट। एंड मैं तो कह रहा हूँ वैसे ना, ये इन फैक्ट्रीज का आप लोग क्यों नहीं एक बना देते कि जनाब जो है वो उधर बना दें कि जनाब जो फैक्ट्री है वो बंदा आके उधर रिप्रेजेंट करे, आप पूल करते रहेंगे कितने लोग ही आगे ने, और ये बनाया जा सकता है। ये लोग आपके पॉडकास्ट की तवज्जुह से जब लोग राब्ता करेंगे तो इंशाल्लाह बनाएंगे इसके बाद। हाँ, ये बनाएं। ये इस कौम को जरूरत है। नहीं 100%, क्योंकि उनको पता ही नहीं है इस बिल्डिंग में कितने लोगों ने लिया। जब तक वो इकट्ठे नहीं होंगे वो यूनिफाइड रिप्रेजेंटेशन। देखिए, उसी क्वेश्चन को मैं एड्रेस करते हुए आगे लेके जाता हूँ। अब एक बंदा गलत क्लेम करता है, गलत क्लेम करने वाले को आप कम से कम ज़बानी तो नहीं रोक सकते ना, उसकी आपने रेमेडी जाके अवेल करनी है। अब एक शख्स अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा और मुआहदे में एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी बीच में से जाके मुआहदे में क्लॉज डलवा लेती है
कि अगर तुम 2 साल लेट करोगे तो इतने % तुम पेनल्टी पे करोगे, 3 साल करोगे तो इतने % पेनल्टी पे करोगे। अच्छा मुआहदा, बैलेंस्ड मुआहदा साइन हो जाता है, और उसके बाद जब वो डिले करता है वो पेनल्टी पे करने से इनकार करता है। देखें, जो इन्वेस्टर ने इन्वेस्टमेंट की थी उसकी एक ख़ास टाइम पीरियड पे, टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी कोई चीज़ है, ठीक है, इन्फ्लेशन से भी अमाउंट्स पे फ़र्क आती है। वो एक सर्टन टाइम पे आके प्रॉफिट लेना चाहेगा इसका, उसने इतनी इन्वेस्टमेंट कर दी हुई है। सो उसका वो जो टाइम ज़ाया हो रहा है, दैट हैज़ टू बी कंपनसेटेड, एंड हु इज़ गोइंग टू कंपनसेट दैट? द वन हु इज़ डिलेड द प्रोजेक्ट, विच इज़ द डेवलपर। अब इसकी इन्फोर्समेंट के तरीकाकार क्या है? इन्फोर्समेंट के तरीकाकार आमतौर पे कानून में 2 तरह के हम रखते हैं। उसमें होता है कि आउट ऑफ द कोर्ट एंड इन द कोर्ट। आउट ऑफ द कोर्ट में हम 2-3 स्टेप्स रखते हैं कि एक मिसाल के तौर पे एक एसेट मैनेजर एग्जिस्ट करता है, वो उनके बिहाफ पे जाके नेगोशिएशन करेगा। कुछ आप उधर एक रिप्रेजेंटेटिव्स की एक कमेटी बना लेते हैं, जैसे यूनियन टाइप या अदरवाइज, उसमें नुमाइंदगान इन्वेस्टर्स के भी मौजूद हैं, एसेट मैनेजर भी मौजूद है, डेवलपर के वो भी मौजूद हैं। वो लोग बैठ के हर मसला जो आएगा वो उस कमेटी के थ्रू होके जाएगा। काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं काफ़ी मसलों के हल उधर ही निकल जाएंगे। लेकिन अगर डेवलपर, और फॉर दैट मैटर, क्योंकि हमने बैलेंस्ड एक बात भी करनी है, इन्वेस्टर अपनी पेमेंट नहीं करता, वो डिले करता है। दोनों सूरतों में अगर वो उस कमेटी के बाद चीज़ें सेटल नहीं करते तो अपोजिट पार्टी के पास रेमेडी है कि कोर्ट में जाकर केस फाइल करे, ठीक है। अब कोर्ट में जाके अब अगला सवाल जो आप करेंगे, जो कि एक नेचुरल सवाल आता है, कि लोग तो कोशिश करते हैं कि यार इन अदालतों में ना जाया जाए, क्योंकि अदालत में जाने का मतलब है वो मैं जब नई वकालत मैंने स्टार्ट की तो वालिद साहब ने ना, ये बैठे हुए थे डिस्कशन, तो एक लतीफ़ा उन्होंने मुझे सुनाया। उन्हें कहते हैं कि एक बाप और बेटा इकट्ठे वकालत करते थे, तो एक दिन वालिद साहब बेटे को कहते हैं कि बेटा ये फ़लाँ केस है, इसमें अदालत में पेश हो और जज साहब को बताना कि मेरे वालिद साहब हैं जो लॉयर हैं वो बिज़ी हैं, तो हमें एक तारीख दे दें। अब बेटा बड़ा एफिशिएंट था, उसने केस अच्छी तरह तैयार किया और जाके बहस करके केस जीत के आ गया। बड़ा इन्जॉय करता अब्बा जी को बताने, अब्बा जी ने उसको 2 लगाई। मैंने कहा बेटा ये वो केस था जिससे मैंने तुम्हारी पढ़ाई लिखाई की है, ये आगे अभी तुम्हारे बच्चों की भी मैंने करनी थी, तुम तो केस ही ख़त्म कर रहे हो। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? सो लोग, ये तो आपका जनरेशन से जनरेशन वाले मामला आते हैं, ठीक है, लोग इस चीज़ से डरते हैं। अब उसका तरीकाकार क्या है कि हमने उनको बताना है कि ये उस तरह नहीं है जिस तरह ये सोच रहे हैं। एक तो होता है कि आपका फाइनल रिलीफ आना है। मैं मिसाल के तौर पे, मेरा जो डेवलपर है बीइंग इन्वेस्टर, वो टाइमली कंप्लीट नहीं करता और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्लॉज है कि भाई इतने % इसने पेमेंट करनी है, वो पेमेंट नहीं करता, मैं जाऊंगा एक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट की इन्फोर्समेंट के लिए मैं दावा फाइल कर दूंगा उसके खिलाफ, और उसमें बात करूंगा कि जनाब ये चीज़ें थी, ये इसने डिले किया, फैक्चुअल चीज़ें सारी रखूंगा, और इतनी इसने पेमेंट करनी थी ये नहीं की, और ये पेमेंट भी करवाएं और ऑन टॉप ऑफ इट डैमेजेस से मुझे दिलवाएं जो उसने मेरा सारा डिले किया। केस तो फाइल कर दिया, अब ये केस वाकई चलेगा, देयर इज नो डाउट। कितना था? देखिए, अब ये डिपेंड करता है कि एक तो वकील उसको किस हद तक परसू करता है, ठीक है, और उसके साथ साथ आपकी एपलेट रेमेडीज इतनी ज़्यादा हैं। अब यूके में जब मैं था उधर थोड़ी सी प्रैक्टिस करने का मौका मिला, उन्होंने रेमेडीज सारी नहीं दी हुई। इधर आप सिविल कोर्ट में केस फाइल करेंगे, उसकी अपील डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, उसकी फर्दर आगे रेमेडी हाई कोर्ट में, उसकी फर्दर रेमेडी सुप्रीम कोर्ट में, और फिर सुप्रीम कोर्ट में आगे रिव्यू भी फाइल करना हमने ज़रूर समझा हुआ है। तो ये सब कुछ मिला के आपकी जनरेशन लग जाती हैं, ठीक है। तो ये हमारे मुल्क में एक तो वही बात हो रही थी ना कि इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना है, तो एक तो ये रेमेडीज़ कम करें या उन पर कोई कदगने लगाएं कि ये चीज़ होगी तो आप ऊपर जा सकते हैं, अदरवाइज ऊपर जाएंगे तो आपको भी कॉस्ट लगेगी। बहरहाल ये तो एक सेपरेट डिबेट है। अब सवाल वो जो मेरा पहले वाला था कि इस सारे मामले में देखो, वो डेवलपर भी तो नहीं उलझना चाहते हैं ना, तो वो भी तो हल चाहते ही है ना, वो कड़ा चाहते हैं कि कोटा ही नहीं सर, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, यही तो इसका तरीकाकार है। इन्हें जालिम नहीं सर, नहीं जालिम नहीं, फ्रॉडिया जालिम नहीं, अच्छे सर। देखिए, फ्रॉडिया किसी साइड पे भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो डेवलपर हो या इन्वेस्टर हो, वो कहीं भी हो सकता है। अब देखिए, बुनियादी चीज़ है, अब उनको रिलीफ कहाँ से मिल रहा है? रिलीफ मिलना है कि जब आपने पहली तारीख को केस फाइल करना है, आपकी स्ट्रेटजी क्या है कि स्ट्रेट अवे इंटरिम रिलीफ, जैसे मिसाल के तौर पे स्टे होता है, वो आप क्या जाके लेते हैं हमसे। अब अगर मिसाल के तौर पे कोई मैनेजमेंट कंपनी है, वो प्रॉपर सफाई नहीं कर रही, डेवलपर के केस जाएंगे क्योंकि उसने आगे से हायर किए हुए हैं सारे, आप जाके कोर्ट के सामने मुद्दा रखेंगे कि इनको टेम्प्रेरी हमें रिलीफ दिया जाए, इधर से एक कमीशन बना के भेजा जाए जो कि रिपोर्ट दे आपको, भी अब्दुल्ला ने बात की। और ये भी ले सकते हैं कि जी कि हम जब मेंटेनेंस चार्जेस नहीं सी एक मतलब वो ऑब्वियसली मेंटेनेंस तो क्योंकि करना वैसे भी ज़रूरी है, अदरवाइज तो रहने के काबिल नहीं रहेगा। तो उसका तरीकाकार है कि कोर्ट एक इंडिपेंडेंट उधर
एसेट मैनेजमेंट कंपनी को या किसी और ऑपरेटर को या किसी और मैनेजमेंट कंपनी को बिठा सकती है कि इन द मीन वाइल आप ये सिस्टम्स पहले इन प्लेस होंगे, आप जाके सारी मैनेजमेंट लेंगे और आप पैसे लेके इसको रखेंगे जब तक कोर्ट का फाइनल फैसला नहीं होता। वो फाइनल फैसला जब होगा चीज़ें सेटल होंगी, लेकिन इन द मीन वाइल मकसद ये है कि वो अपार्टमेंट और उसकी जो लिविंग है, जो इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टमेंट है, वो डिस्टर्ब ना हो। ठीक है। इसी तरह अगर ऑपरेटर का इशू आता है तो वो भी एक इंडिपेंडेंट पार्टी को कहा जा सकता है कि वो जाके उनके बिहाफ पे सारी डीलिंग करें। तो ये असल में इससे फ़ायदा क्या होगा कि चीज़ें चलती रहेंगी। ठीक है। और इस चलने का मतलब ये है कि वो जो डेवलपर था जिसका कंट्रोल था ओवर ऑपरेटर और द मैनेजमेंट, और उस वजह से कोई वो गड़बड़ करना चाह रहा था, उसको पता चलेगा कि अब सारी चीज़ें मेरे हाथ अच्छा, से ये निकल गई। वैसे बताता चलन, मुझे कहीं से खबर मिली है कि नाम नहीं लेते, केस आपका चल रहा होगा, लेकिन किसी लाहौर की बिल्डिंग में ये हुआ भी है। मैंने भी सुना है, मैंने भी सुना, आपने? बिल्कुल। हम ठीक है। ज़रा अब नाम लेना मुनासिब नहीं है। हाँ। सो ये वो बुनियादी चीज़ें हैं। किसी भी सिविल केस में सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट डे होता है वो आपका पहला दिन होता है तारीख का। उस दिन अगर आपने स्टे ले लिया, उस दिन आपने इंटरिम रिलीफ ले लिया, तो फिर समझेंगे आपको केस, आपकी बार्गेनिंग पोजीशन इन द नेगोशिएशन दैट विल बिकम स्ट्रॉन्गर। अब इससे होगा क्या? मकसद आपका, अभी हम बात कर रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ इन्वेस्टर, आपका कोई मकसद नहीं है, ना ही आपका इतना वक्त है और ना ही आप इतने पैसे लगाना चाहेंगे कि आप इसको साल हा साल इस केस को लटकाएं। ठीक है। मकसद ये है कि उसको बताना कि भाई मैं यतीम नहीं हूँ। ठीक है। मेरे पास एक तो अपना एक एसेट मैनेजर भी है और मेरे पास कानून का जरिया भी है, तरीकाकार भी है जिसके जरिए मैं अपने राइट्स इन्फोर्स कर सकता हूँ। ये है वो मैसेज जब एक दफ़ा डेवलपर को चला जाएगा ना किसी भी एक अपार्टमेंट में, तो वो उसके बाद चीज़ें ऑटोमेटिकली एक आध दफ़ा ही वाक़या होना होता है। और जब ये बारहा होता है कई जगहों पे तो फिर आपका एक कल्चर बन जाता है। कल्चर बनता है तो फिर आपको वो हल्की हल्की यूएई वाली, आप यूके की बात करते हैं, यूके में कॉन्स्टिट्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं करता। उसके बावजूद वो कितने कॉन्स्टिट्यूशन तरीके से मुल्क चल रहा है, क्योंकि उनके जो कस्टम्स हैं, कन्वेंशंस हैं, रवाज है, ऐसा तक पक्के हो चुके हैं कि हम लिख लिख के भी पक्के नहीं कर पाए। साडा तो आईने का सर change हम करना हर है। थोड़ी देर बाद बदल देते हैं उसको। हम बदल देते हैं, हमारा आइन बदलता रहता है। तो अब्दुल्ला, माय क्वेश्चन टू यू इज कि ये जब सारा कुछ हो रहा है और उसके अंदर हम इन्वेस्टर की बात भी कर रहे हैं, हम डेवलपर की बात भी कर रहे हैं, दरअसल ये मेरा ख्याल है शॉर्ट टर्म जहनीत का एक इशू है। एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स। I think systems are built and for this very reason के checks and balances establish हों on everyone. Even there are multiple times investors are wrong. Multiple times. yes. I have to sometimes fight with them. I have to sometimes argue with them. वो मेरे साथ भी बहस करेंगे, चीज़ें करेंगे, ठीक है। And we have to try to convince them at the end of the day कि नहीं, ना ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ हैं, ना देने वाले हैं, लेकिन हम एक थर्ड पार्टी, हमारा ये जो है वो एक पॉइंट ऑफ व्यू है, आप उसको एक्सेप्ट ना करें, ठीक है, जाए, फिर हम कुछ नहीं, हमने तो एक सजेशन एडवाइजर के तौर पे आपको देनी है। सो आपके पास मैं इसलिए आता हूं कि जब ये कोई है कि जी कि ये इसके ऊपर ये आपसे अपील कर रहे हैं मजलूम अवाम कि इनके ऊपर, देखिए मैं आपको बात बताता हूँ, डेवलपर को भी समझ नहीं है। मैं आपको बताता हूँ पाकिस्तानी डेवलपर से जो ज़्यादातर डेवलपर हैं वो इतने बेवकूफ़ हैं, और हम पाकिस्तानी अवाम भी अनफॉर्चुनेटली कि हमें ये नहीं पता कि अगर हम सिस्टम बना लेंगे, अगर हम रेगुलेट कर लेंगे, तो ये इन्वेस्टमेंट जो आज आ रही है ये 10 गुना बढ़ जाएगी। आज एक डेवलपर ने इस मुल्क के अंदर ट्रस्ट लोगों का जीत लिया, मुझे बताएं, सुबह वो एक लॉन्च करता है, पूरी कौम खड़ी हो जाती है। ऐसे ही है। तो ये डेवलपर्स को ये बात समझ नहीं आ रही है, और ये हमेशा से ऐसे ही रहा है, और हमेशा कानून ने ही लोगों को वो सही रास्ता दिखाया है। अब 2007-8 के अंदर जब दुबई डूबा, बिकॉज रेगुलेटेड मार्केट नहीं थी, तो दुबई ने सिस्टम्स बनाने शुरू करे, उन्होंने 1 सिस्टम, 2 सिस्टम, 3 सिस्टम, आज इतनी बड़ी जंग लग गई, सारा कुछ हो गया, सिस्टम की वजह से दुबई खड़ा है। सो जब सिस्टम की बात करते हैं तो हमें बताएं कि जी कि इस चीज़ को, यू आर अ यंग गाय, मैंने आज से 12 साल पहले जब रियल एस्टेट शुरू की तो मैंने कहा था कि मैं ट्रांसपेरेंसी लेकर आऊँगा। अगर मैं लीगल सिस्टम्स के नहीं भी कर सका तो इंडिविजुअल जो भी मैं सपोर्ट कर सकता, थ्रू एसेट मैनेजमेंट, थ्रू कंसल्टेंसी, एडवाइस, टेलिंग पीपल देयर राइट्स, जिस तरह आज बैठे हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि आप ये बेड़ा उठाएं, कि आप जाएं, आप ये चीज़ें प्रपोज करें, गवर्नमेंट सेक्टर्स तक आपकी पहुंच है, वालिद साहब को रिक्वेस्ट करें,
उमर भाई को रिक्वेस्ट करें और उनको कहें कि ये सिस्टम बना दें। ये अगर सिस्टम बना देंगे तो आपको इस मुल्क की रियल एस्टेट या इधर इन्वेस्टमेंट आने की टेंशन खत्म हो जाएगी। क्योंकि अगर एक इन्वेस्टर को पता है कि यार मैं जिस मर्जी बिल्डिंग में इन्वेस्ट कर दूं, मेरा पैसा नहीं डूबता, मेरा प्रॉफिट भी मुझे मिलेगा, मेरा रेंट भी मुझे सही मिलेगा, और अगर कोई मेरे साथ फ्रॉड करने की कोशिश करेगा तो कानून मेरे साथ खड़ा है। बाकी छोड़ दें, कानून को एग्जीक्यूट हम करा लेंगे। नहीं ठीक है। कानून तो हो ना। आपका क्या ख्याल है जी? इसके आपसे मैं लेना चाह रहा हूं इस पॉडकास्ट में कि भाईजान इसके ऊपर कुछ करें। बिल्कुल, आपकी बिल्कुल बात सही है और इस पे हम काफ़ी काम करते हैं, बिकॉज़ मैं लम्ब से ग्रेजुएट था, तो हम काफ़ी पॉलिसी मेकिंग के अंदर, लेजिस्लेशन के अंदर, ताकि बिज़नेस प्रमोट हो, इन्वेस्टमेंट प्रमोट हो। और आप जैसी कंपनीज़ के साथ जो उनका एक वास्ट एक्सपीरियंस है डेवलपमेंट में, जो समझते हैं कि क्या की चेंजेस आने चाहिए हमारी एग्जीक्यूटिव साइड में, हमारी लीगल साइड के अंदर, उसमें हम ये है कि हम मिलके अब काम कर भी रहे हैं आपसे, और भी मज़ीद काम करेंगे, बल्कि हम डेवलपर्स के साथ भी बैठेंगे, इन्वेस्टर के साथ भी बैठेंगे। हम समझते हैं कि हम अगर रिकमेंडेशन आगे भेजते हैं, बिकॉज पाकिस्तान जब ग्रो करेगा इकोनॉमिकली तो सबको फ़ायदा है। इट्स ऑल गुड एंड ऑल बेनिफिट फॉर एवरीवन। तो हम इसके और हमारी लॉ फर्म के थ्रू अगर ये हेल्प हो सकती है, तो हम मिल के बैठ के सबके साथ, जो जो हमारे प्लेयर्स हैं इसमें, डेवलपर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ हैं, जो जो वो समझते हैं कि ये मसाइल अगर इस तरह रेगुलेटेड हो जाए, और हमारे पास की स्टडीज़ हैं, हमारे पास दुबई है, हमारे पास वेस्टर्न वर्ल्ड है, तो हम वो बिल्कुल प्रपोजल फॉरवर्ड करेंगे। हम बल्कि एक रिटन उसके अंदर उनको अपने सारे इश्यूज़ के ऊपर सारे जो सॉल्यूशंस हम बना के देंगे गवर्नमेंट को, कि उसको एग्जीक्यूटिव साइड पे भी और लेजिस्लेचर साइड पे भी इसको इम्प्लीमेंट करें। और ये बिल्कुल वे फॉरवर्ड हो सकता है हमारे लिए और इस बिज़नेस के लिए, डेवलपमेंट के लिए, कि हम किस तरह ग्रो कर सकते हैं। और दूसरी बात, तब तक तो ये तो एक लॉन्ग रन में एक प्रोसेस चलेगा ही। जो नुमान साहब ने बात की है कि अगर दोनों साइड से खुद ही ये सेंस आ जाए कि हमने लॉन्ग टर्म सोचना है, और हम अपनी ये लीगल ज़बान में भी और बिजनेस साइड पे भी कहते हैं कि बैड डील इज़ बेटर देन नो डील। हम कुछ प्रोजेक्ट्स, आपको ये पता है, मुझे ये पता है, वो हॉल्ट पे हैं, वो खड़े हुए हैं, वो आगे नहीं चल रहे हैं, बिकॉज वो इन्वेस्टर्स और डेवलपर्स के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं हो रहा। तो ये तो बिजनेस में बिग नो है, आपके मामला आगे चलने चाहिए। तो ये मेरा डेवलपर से भी है, इन्वेस्टर से भी है, कि हमें बिजनेस आगे चलाए। उतने ही टाइम पीरियड में जितनी देर आपने लड़ के गुजार दी है, आप और नए प्रोजेक्ट्स खड़े कर सकते थे। तो ये वाली एक सेंस भी होगी। और लीगल साइड पे हम प्रोपोजेस बिल्कुल एग्जीक्यूटिव को भी और लेजिस्लेचर को भी, और हम बिल्कुल उसमें बैठ के उस पर हम लोग एक शॉर्ट सा एक पूरा नोट बना के हम उस पर काम कर सकते हैं, और हम दोनों साइड से टेक लेके ताकि बैलेंस आउट कर लें। देखिए, मसला ये है ना कि पाकिस्तान के अंदर सेंस प्रिवेल नहीं करती। टू बी ऑनेस्ट, आई मीन वी आर नॉट प्रोफेशनल, वी आर नॉट अ प्रोफेशनल नेशन। मैं सर दुबई में गया हूँ, मैं यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर आई कुड बी अ सुपरस्टार, आई कुड बी लाइक एनीथिंग। बहुत सारे लोग मुझे बड़े रिगार्ड करते हैं कि जी कि मेरे जैसा कोई जनाब यहाँ पे ये नहीं है, वो नहीं है। दुबई जाके आपको लगता है कि यू आर वेरी एवरेज, क्योंकि वहाँ पे प्रोफेशनलिज्म एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे प्रोफेशनलिज्म नहीं है। यहाँ पे हम वहाँ का जो कैमरामैन भी है, उसको आप देखें, इज हाईली प्रोफेशनल, ट्रेन, उसको पता है कि भाई अगर मैं ये स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं करूंगा, आई हैव नो जॉब। यस, कंपटीशन बहुत ज़्यादा अच्छा, है। मजे की बात सुनिए। और ये नहीं है कि जी कि पाकिस्तानियों में ये नहीं है। आप पाकिस्तानी उबर ड्राइवर लाहौर में देख लें और पाकिस्तानी ड्राइवर करीम पे देख लें, There you go. फर्क पता चल जाएगा। हाँ। वहां पे पायलट आ रहा है, वो बाहर भी निकल रहा है, डिग्गी भी सो खोल इसका रहा मतलब है मसला बैग- मसला पाकिस्तानियों पे नहीं है, मसला सिस्टम्स में है। सिस्टर्स। उधर सिस्टम्स है, अकाउंटेबिलिटी है, हमारे वही लोग जो हम इधर नहीं करेंगे तो जाके करेंगे। मैं तो देखें, मैं मज़े की बात बता दूं, मैंने आजकल इनको कहना शुरू किया। कई लोग मुझे कहते हैं कि कप्तान साहब जो आप कह देंगे, मैं कहा जी यार मेरे ते ना रहो, हाँ, मेरे ते भी ना रहो, किसी और ते भी ना रहो, हाँ। सिस्टम्स ते रहो। Systems। ट्रस्ट द सिस्टम्स, नॉट पीपल। क्योंकि देखिए, बिल्कुल मैं ऑनेस्ट हो सकता हूँ, मैं सही मशवरा दे सकता हूँ, लेकिन मुझे तो ये नहीं पता मेरे सुबह उठना है नहीं। हाँ, छोड़ Yes, लेना मेरी इस yes। बात को छोड़ देंगे, मेरी ऑनेस्टी को क्वेश्चन ना हाँ। करें, बट मैंने सुबह उठना है कि नहीं। तो मैंने असल में सर, ये मैं आपको बताता हूँ कि ये जो सारा सिस्टम हमने डेवलप किया, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारी शायद इतनी पहुंच नहीं थी, या अगर कहीं पे पहुंचते भी थे तो अगले लोग सिस्टम ठीक नहीं करना चाहते। तो हमने एक छोटा सा इकोसिस्टम बनाया। अच्छा, हमने ये इकोसिस्टम बनाया कि यार हम एटलीस्ट अपनी इन कुछ बिल्डिंग्स के अंदर ये रेगुलेशंस जो है लेकर आएंगे, जिसके अंदर हमारा लाहौर की बिल्डिंग है, अल्हम्दुलिल्लाह द डेवलपर इज़ ऑल्सो द सेम माइंडसेट, ही वांट्स टू ग्रो, ही वांट्स टू मेक श्योर कि जनाब मैं वो आगे बिल्डिंग्स बनाए, मेक अ गुडविल फॉर हिमसेल्फ। तो हम वहाँ पे इन्वेस्टर्स को ये चीज़ें, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे। इसी तरह से हमने यूबिया के अंदर किया। अब मल्टीपल डेवलपर्स के साथ हम काम करें, दे आर ऑल एग्रीइंग टू दिस सोल्यूशन। सो हम उनके अंदर तो इकोसिस्टम बिल्ड कर रहे हैं कुछ हद तक, बट ऑफ कोर्स ये हमारा एक पर्सनलाइज्ड प्राइवेट लेवल के ऊपर है। कानूनी तौर पे कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। सही। अब हम वहाँ पर रेंटल हिस्ट्री भी देने जा रहे हैं, हम वहाँ पे ट्रांजैक्शन हिस्ट्री भी देने जा रहे हैं, हम वहाँ पे लोगों को एक फ्री
मार्केट बिल्ड करके दे रहे हैं। सो अब मैं ये समझता हूँ और ये डेवलपर्स भी ये समझ रहे हैं कि होगा क्या। मेरी नज़र में आज से 3 साल के बाद ये होगा कि जब आप ये वाली बिल्डिंग्स खोलेंगे इन डेवलपर्स की, तो वहाँ पे लोग पैसा कमा रहे होंगे। यस, और जब आप दूसरी बिल्डिंग्स खोलेंगे और वहाँ पे लोगों के क्वेश्चंस आ रहे होंगे, पैर मर गए, हाँ, तो की बनेगा। की बनेगा। सो व्हेन दिस डेवलपर लॉन्चेस हिज नेक्स्ट बिल्डिंग और हिज नेक्स्ट स्टाफ एंड एवरीथिंग, सो ये जो 100-150 बंदा है जो स्पेशल, उसी ने मेरा ख्याल है जाके बिल्ड, देखिए आप कराची में देखें कि जिनके नाम बने हुए साइमा डेवलपर्स या ये वो जिन्होंने हाई राइज में नाम बना लिए हैं, वो बैरिया की तरह है या वो डीएचए की तरह है। यस, इंस्टीट्यूशन। बैरिया का नाम मैं गलती से सॉरी कर रहा था, बैरिया तो अब ज़रा लग जाता है, लेकिन दे बिल्ट अ रेपुटेशन, यस, कोई डाउट नहीं है इसमें। सो डीएचए की तरह है, डीएचए के अंदर कोई बंदा ये नहीं सोचता कि मेरा पैसे का नुकसान, हाँ प्रॉपर्टी मार्केट ऊपर नीचे जाए वो रिस्क इन्वेस्टर नहीं लेने सर, को तैयार है, वो तो हाँ लेकिन ये रिस्क लेने को तैयार नहीं है कि जी कि कोई बंदा उसके पैसे खा जाए। हाँ, बिल्कुल सही है। ठीक है जी। हाँ। सो अब एक और सवाल है मेरा, बड़ा इसमें मेजर है। अब दिस इज फॉर अ डेवलपर्स साइट, एक बिल्डिंग है, फॉर सम ऑड रीजन, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द प्रोडक्ट एंड वो होता है, मैं उस बिल्डिंग के अंदर कुछ चीज़ें चेंज कर देता हूँ या मैं उस बिल्डिंग को अपग्रेड कर देता हूँ। वो चीज़ें जब चेंज होती हैं कॉन्ट्रेक्चुअली मैं उसको जो है इन्फोर्स नहीं कर सकता, फॉर एग्जाम्पल पुराने, बिकॉज उनके साथ एक एग्रीमेंट है। फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग पहले थी कि जनाब मैंने इधर जो है ना कच्चा मकान बनाना है, लेकिन फिर मैंने उधर सोचा कि नहीं यार इधर मैं पक्के ईंटों का बना दूंगा तो ज़्यादा अच्छा है लोगों को। अब वो अपग्रेड हो गया, लेकिन अब उसमें से एक बंदा जो है वो कहता है जी मैं नहीं बनना। अगर एज अ डेवलपर मैं उसको प्रॉफिट भी देने को तैयार हूँ कि यार तू पैसे ले ले, कि तूने इन्वेस्टमेंट की थी, ये प्रॉफिट ले ले, बट फॉर द सेक ऑफ द बिल्डिंग प्लीज, क्या ये पॉसिबल है कि ये पॉसिबल नहीं है? देखिए, मैं थोड़ा सा सवाल ज़रा मज़ीद समझना चाहूँगा। एक अपार्टमेंट है, उसके अंदर कॉमन एरियाज के अंदर उसने कोई चीज़ बनाई है या किस तरह? नहीं, उसने बिल्डिंग अपग्रेड कर दी है, अपार्टमेंट बेचे। तो फॉर एग्जाम्पल एक नॉर्मल अपार्टमेंट बिल्डिंग बेची गई, हाँ, लेकिन अब वो एक 5 स्टार बिल्डिंग, एक होटल बिल्डिंग बन गई है। ठीक है। अब उसके पास ये राइट जरूर है कि वो बिल्डिंग अपग्रेड कर सकता है, लेकिन उसके पास ये राइट नहीं है कि वो उससे पैसे एक्स्ट्रा ले सके। ये राइट नहीं है, नहीं है, नहीं। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली। अब बहुत सारे लोगों ने तो मान लिया, लेकिन अंदर से समझेंगे जी कि 2 बंदे ने नहीं बने। तो 98% ऑफ द पीपल एग्रीड एंड दे मूव्ड ऑन और दे पेड और सारे, बट 2 बंदों ने नहीं माना। अब आपके पास 2 ऑप्शन है एज अ डेवलपर कि आप उनको वही कच्चे मकान दे दें, अंदर ही 2 कच्चे अपार्टमेंट। दैट्स फाइन। हाँ, ठीक है जी, जब कच्ची आबादी डीएचए के अंदर नहीं आ जाती ये भी एक मसला ना। हाँ, तो वो आप दे दें, या फिर आप ये है कि आप उसको बाय आउट कर लें। ये ऑप्शंस तो हैं ही हैं सर। ठीक है। हाँ, अब मैं वो आपसे बात ये कर रहा हूँ कि जी कि इसका हल, क्योंकि बाय आउट करने को तो देखें, मैं अगर आपको प्रॉफिट, आपने ये तो आखिरी सोल्यूशन है ना। लेकिन आपने 10 रुपए दिए, हाँ, क्या डेवलपर के पास ये है कि वो इन्फोर्स कर सकता है कि जी मैंने 10 रुपए दिए थे, मैं इसको 20 रुपए दे रहा हूँ, मैं इसे खरीदना चाह रहा हूँ, एंड आई एम गिविंग हिम प्रॉफिट बिकॉज आई नीड टू अपग्रेड द बिल्डिंग। सो क्या ये डेवलपर, नहीं देखिए, ये फोर्स तो नहीं किया जा सकता किसी को भी अपनी। सर अभी तक उस बंदे ने पूरी प्रॉपर्टी के पैसे नहीं दिए। अच्छा, ठीक है, ठीक है। अभी तक वो इंस्टॉलमेंट्स पे है, ये ज़हन में रखें। तो अभी तक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट टू सेल जरूर है, बट रजिस्ट्री और वो नहीं अभी तक। समझ गया हूँ, ठीक है। हाँ, सो इस स्टेज के अंदर अगर मैं चाहता हूँ कि मैं बायबैक करूँ, तो क्या कोई इन्फोर्समेंट रूल्स हैं मेरे? जी, मैं दोनों सवालों का जवाब देता हूँ। एक तो आपका था कि अगर मेजर अपग्रेड कर दिया गया है अपार्टमेंट्स के अंदर से भी बाहर से भी, और वो करना चाह रहे हैं, और 98 या 99% लोग उससे मुतफिक हैं, बाकी नहीं कर पा रहे। देखें, इस सूरत में एक तरीकाकार होता है कि जो आपकी इंटरनल आपने एक कमेटी बनाई हुई है, उस कमेटी के अंदर एक अपने बायलॉज बनाएं, उसके अंदर लिखें कि जो फैसला होगा वो मेजॉरिटी से होगा या 3/4 से होगा बिल्डिंग का। जी जी, वो आपने कमेटी कॉमन रखनी है, एक उसकी पीरियडिकल मीटिंग्स भी करनी है, क्योंकि जो भी फैसले बिल्डिंग के बारे में होंगे, जब तक वो एक चीज़ नहीं रखेंगे ना ओवरऑल, और उसमें नुमाइंदगी इन्वेस्टर की भी होगी या इन्वेस्टर के बिहाफ पे एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी की होगी, और उसमें डेवलपर की भी नुमाइंदगी होगी। ठीक है, नो डाउट डेवलपर के पास कंट्रोल है, ऑपरेटर मैनेज कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन कंपनी जो ओवरऑल एक डिसीजन मेकिंग है ना, क्योंकि अगर आपने मिल के रहना है तो दोनों या तीनों साइड्स को इकट्ठे मिल के फैसले करने होंगे। तो जब वो एक कमेटी बनेगी, उधर जाके बातें तय होंगी। सुखी रखना है तो दोनों मियाँ बीवी दोनों ने खुश इकट्ठे, एग्जैक्टली, बच्चों को मैनेज करना है तो इकट्ठे होना पड़ेगा। सो दैट इज़ द पॉइंट। उसमें आप एक सर्टन रख लें कि 3/4 या मेजॉरिटी,
जो फैसला कर लिया जाएगा वो सब पे बाइंडिंग होगा। देखिए, हम जो जमहूरियत की बात करते हैं, मैंने अगर वोट पार्टी ए को डाला है और पार्टी बी जीत जाती है, मैं बाद में ये नहीं कह सकता कि मैं नहीं मानता इसे। बीइंग अ माइनॉरिटी, मुझे मेजॉरिटी के फैसले को मानना पड़ेगा। यही सारा कॉन्सेप्ट है। तो इसका क्या असर, ये रेजिडेंस यूनियन के ऊपर बात आ गई। रेजिडेंस यूनियन, एग्जैक्टली। तो रेजिडेंस यूनियन बनाने का तरीकेकार क्या है? इसको कॉल कौन करता है, कौन बनाता है? देखिए, इस तरह की जो भी कमेटियां बनाई जाती हैं, इसको रेजिडेंस यूनियन कहें या कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में उनकी मैनेजमेंट कमेटीज़ होती हैं या कंपनीज़ में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, इन सब को बनाए एक ही तरीके से चलाया जाता है। ये जो यूनियन होती है, ये उस पूरी एंटिटी को रिप्रेजेंट कर रही होती है। उसके बिहाफ पे डे टू डे फैसले भी करती है और लॉन्ग टर्म फैसले भी करती है और बाकी सब। इसमें कौन कौन होगा? आप एक हाई राइज बिल्डिंग की बात करें। देखिए, मैं वही बता रहा हूँ कि अगर मिसाल के तौर पे एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है या दो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, एक सर्टन ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रही है, एक सर्टन ग्रुप को कर रही है, वो आ जाएंगे। कुछ इन्वेस्टर्स खुद भी हम उनकी रखना चाहते हैं कि डायरेक्ट नुमाइंदगी भी रखना चाहते हैं, वो लोग भी आ जाएंगे। डेवलपर आ जाएगा। डेवलपर अपना एक आध नुमाइंदा रख लेगा। प्रोपोर्शन जरा अच्छी तरीके से सेट करनी पड़ेगी। प्रोपोर्शन क्या होगी इसमें? इन्वेस्टर्स की क्या प्रोपोर्शन होगी? डेवलपर की क्या वोटिंग परसेंटेज होगी? क्या कोई परसेंटेज होती है? जी, मैं वो देखिए, ये अब आपका म्यूचुअली बैठ के आपने इसको तय करना है। ठीक है। अब देखें, अगर आप डेवलपर को ज़्यादा वेटेज दे देंगे, ठीक है, मिसाल के तौर पे 50% वोटिंग राइट उसे दे देंगे, तो हर फैसला अपनी मर्जी से करेगा। इस सारी जो आपकी अरेंजमेंट का फ़ायदा ही कोई नहीं है। हाँ, अगर इन्वेस्टर को बिल्कुल ही कम कर देंगे, उससे ज़्यादा दे देंगे, तो फिर इसका फ़ायदा ही नहीं है। तो फिर सो लेट्स अज्यूम कि हम इसमें 3 पार्टीज रखते हैं। वन वुड बी द इन्वेस्टर, द अदर वुड बी द डेवलपर एंड द थर्ड वन लेट्स कॉल द एसेट मैनेजर को कर लेते हैं। अब सवाल ये है कि अगर आप एसेट मैनेजर और इन्वेस्टर को ज़्यादा राइट्स दे देंगे, क्योंकि दोनों तो एक हैं। हाँ, बड़े मुश्किल सवाल है। ठीक है ना, मैं वही आपको बताना चाह रहा हूँ। वो दोनों जब इकट्ठे हो जाएंगे तो डेवलपर फारिग। अब उसमें एक क्वेश्चन आएगा, क्या अगर इन्वेस्टर्स को रखना है तो क्या उसके एसेट मैनेजर को उसमें रखना चाहिए? मेरे ख्याल में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो उन्हीं को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो बेसिकली देयर आर 2 पार्टीज। हाँ, एक इन्वेस्टर, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टर्स। हाँ, एक वो फिर प्रोपोर्शनेट वाइज बनेगा ना। हाँ, कि जी कि अगर 25 इन्वेस्टर खुद हैं हाँ, और 75 इन्वेस्टर अंडर एसेट मैनेजमेंट है, तो वो 25% हक उनको चला जाएगा, 75% इनको आ जाएगा। एग्जैक्टली। सो वो यू हैव टू बैलेंस इट आउट। अब जिस मर्जी अंदाज से इसको करना चाहें। अब ये जो आपकी एक यूनियन है या एग्जीक्यूटिव कमेटी है, इसकी फिर मीटिंग्स होती हैं पीरियडिकली। इसमें सारी बातों के चेक एंड बैलेंस होंगे कि ऑडिट रिपोर्ट प्रेजेंट की जाएगी, ऑपरेटर आके ऑडिट रिपोर्ट प्रेजेंट करेगा। देखिए, वो ऑपरेटर का अपना वोट नहीं है, लेकिन उसने आके अपनी सारी रिपोर्टिंग करनी है उधर। ठीक है। वो जो आपकी मैनेजमेंट कर रहा है, उसका एक पूरा तरीकाकार है कि उसने अपनी चीज़ें सही कर रहा है। पीरियडिकल मीटिंग का फ़ायदा क्या होता है कि चीज़ें जब बहुत आगे चली जाती हैं, उनको समेटना मुश्किल हो जाता है। ठीक है। वो आके अकाउंट्स देगा कि भाई फ़लाँ अकाउंट में ये नहीं, ये अपार्टमेंट्स हैं, इस पूरे महीने में इनको रेंटल पे चढ़ाया गया और इस रेट पे है। ठीक है। चीज़ें ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो जाएंगी। वही जो बाद में एसेट मैनेजर ने जाके बाद में उनका गिरबान पकड़ के मिसाल के तौर पे कहना है कि आप चीज़ें पूरी नहीं कर रहे, वही जब इस सेटअप के अंदर हर चीज़ ट्रांसपेरेंटली आना शुरू हो जाएगी, तो आपका फिर म्यूचुअली चीज़ें चलना शुरू। अच्छा सर, वैसे मैं इसमें आपसे सवाल करूं कि व्हाई नॉट हम एक स्ट्रक्चर प्रपोज करें? क्योंकि देखिए, प्रॉब्लम ये है कि जी के आई बिलीव कि जी के दोनों सूरतों के अंदर कोई थर्ड पार्टी ऐसी एग्जिस्ट करती है कि जिसको हम टिल्टिंग राइट दे सकें। देखिए, मैं बताता हूँ, देखिए ना, समझ गए ना बात को, कि जी के देखिए, ना वो एसेट मैनेजर हो, ना वो इन्वेस्टर हो, ना वो डेवलपर हो, राइट। सो अगर एक थर्ड पार्टी जो न्यूट्रल बॉडी हो, उसका कोई रोल हो सकता है? सी मैं ये जो होती है ना डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, इसको हम स्टेप वाइज करते हैं आमतौर पे। सो ये आपने एक मैकेनिज्म, ये आपने कंटिन्यूइंग मैकेनिज्म रखा हुआ है। इसने डे टू डे चीज़ों के देखना है, कोई मसला आएगा आप उसमें बैठ के देख लेंगे। मिसाल के तौर पे 2 बंदे रखते हैं हम, एक डेवलपर और एक इन्वेस्टर। 50-50% दोनों के राइट्स हैं, दोनों करेंगे। वो वोट मिडल में होगा। कैसे फैसला करेंगे? आइडियली रखा जाएगा कि म्यूचुअली फैसला करें, दोनों मिलके फैसला करें। लेकिन अगर दोनों के अलग अलग आते हैं, उस सूरत में अगले स्टेप में एक चीज़ रखी जा सकती है जो कि कंटिन्यूइंग नहीं होगी। उसको कभी कभी बुलाया जाएगा जब इधर इख्तलाफ आ जाएगा। ठीक है। आप उसमें कोई इंडिपेंडेंट फर्म का नुमाइंदा रख सकते हैं, ऑडिटर फर्म का नुमाइंदा रख सकते हैं, उसको दोनों मिलके पे कर सकते हैं, लेकिन वो अपना इंडिपेंडेंटली एक्सटर्नल व्यू देगा। आप किसी थर्ड एसेट मैनेजमेंट कंपनी को उधर रख सकते हैं, या और कोई सोसाइटी का एक अच्छा
डेवलपर है या इन्वेस्टर है कोई अच्छे नाम के साथ, या अदरवाइज कोई रिप्यूटेबल बंदा है। नहीं, आप किसी जो है वो आई मीन फॉर एग्जांपल बिकॉज दिस इज अ रेजोल्यूशन काइंड ऑफ अ थिंग, उसका उस तरह से, लेकिन ऑफ कोर्स बंदा वो होना चाहिए जिसको कुछ बिल्डिंग्स का, रियल एस्टेट का कुछ ऑब्वियसली वो देखिए, इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि क्योंकि इसने फैसला करना है तो उसको कानून का इल्म हो जाए, तो दैट इज़ एन एडिशनल पॉइंट। लेकिन इसमें कोई इतनी होता नहीं कि कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं है कि इसमें कोई लॉ अप्लाई करना पड़े। ये तो बुनियादी चीज़ें देखनी है कि ये चीज़ें करनी चाहिए थी, ये चीज़ें नहीं कर रहे। तो ये बेसिकली ये जो कमेटी है इसका बनने का तरीकेकार क्या है? सी देखिए, ये म्यूचुअली बनाया जाता है। जब आप एक सेटअप में बैठे कौन इनिशिएट मैं वही बता रहा हूँ। ये जो मायदा होगा ना, आप जो इन्वेस्टर का और डेवलपर का होगा, अगर वो डायरेक्टली कर रहे हैं तो उसमें, अगर वो एसेट मैनेजर के थ्रू कर रहे हैं तो उसमें, ये सारी चीज़ें, ये राइट्स एंड ड्यूटीज़ और ये रिपोर्टिंग, ये सब कुछ उसके अंदर लिखा जाएगा। सो बेसिकली ये वो मुआहदा है जो कि उस रेजिडेंशियल यूनियन को बनाएगा। ठीक है। इसकी बुनियाद पे, क्योंकि इसके अंदर लिखा जाएगा कि इसके फैसले बाइंडिंग हैं। अगर आप 3 लोग रख देते हैं, उसमें से 2 कर देते हैं, तो इन एनी केस आपकी मेजॉरिटी से फैसला हो जाया करेगा। और अगर आप समझते हैं कुछ फैसले ऐसे हैं जो मेजॉरिटी से नहीं कराने, वो हमने 3/4 से करवाने हैं, उन फैसलों का हम राइट डाउन कर देंगे। इस तरह के फैसले आएंगे तो ये मेजॉरिटी से नहीं होंगे, क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़। ये तो मतलब बड़े फैसले, मिसाल के तौर पर अपग्रेडेशन करना चाह रहे हैं आप, हाँ, अपग्रेडेशन में आप मेजॉरिटी से करेंगे तो थोड़ी सी ज्यादती होगी कि 51% एक साइड पे, 49% एक साइड पे, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, उसको आप 3/4 से करें। हाँ, ठीक है। ठीक है, सो आप मेजॉरिटी या 3/4 2 ही होती हैं, को हम जनरल रेजोल्यूशन कहते हैं, को हम स्पेशल रेजोल्यूशन कहते हैं कंपनी लॉ की टर्म में। तो ये आप अपनी इंडिविजुअल चीज़ें आपने उस कॉन्ट्रैक्ट में लिख देनी है, क्योंकि ये बिल्डिंग को और उस इन्वेस्टमेंट को स्ट्रांग बनाएगी। See, एक्चुअली लॉन्ग टर्म दोनों को सर्व Yes, करेगा, yes. डेवलपर को भी। क्योंकि देखिए, अगर एक डेवलपर की बिल्डिंग के अंदर जितनी भी आपने देखी हैं जिनके अंदर इवेंचुअली लिटिगेशंस आ गई या इश्यूज बन गए, तो डेवलपर भी तबाह हुआ है। yes, yes. डेवलपर नहीं बचा। हाँ बिल्कुल, कि जी क्या को लॉन्ग टर्म गया, ना सिर्फ उस प्रोजेक्ट में बल्कि हमेशा के लिए गया। ठीक है ना। हाँ। सो वो डेवलपर भी गया, सो उसका भी बहुत कुछ है स्टेक के ऊपर, एंड दीज थिंग्स हैव टू बी टेकन केयर ऑफ। तो ये सर बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की है। इस पे मैं आपको ज़रूर एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लिखते भी हैं तो आप हमारे लिए भी एक ब्लॉग लिखें सर कि रेजिडेंस एसोसिएशन कैसे बनानी चाहिए, इसके ऑप्शंस हल क्या हैं, कि फेयर एंड स्क्वायर रहे फॉर बोथ ऑफ देम। देयर शुड नॉट बोथ फील कि जनाब एक बंदा जो है वो अपनी मनमानी कर सकता है। सो देयर इज अ, क्या इट कैन बी केप्ट ओपन के जी कि अगर किसी फैसले के ऊपर नहीं होता सजेशन तो हम म्यूचुअल बॉडी से आर्बिट्रेशन करा लेंगे, ये भी बिल्कुल लिखा है। देखिए 3rd ईयर वो है, मैंने जो स्टेप्स आपको बताए ना, पहले तो आपकी कंटिन्यूइंग बॉडी है जो कि पीरियोडिकली मिलेगी, और अगर उसको कोई अर्जेंट मीटिंग करनी पड़ेगी तो उसको हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग कहते हैं, वो महीने से पहले भी कॉल की जा सकती है। लेकिन ये वो है जो कंटिन्यूइंग मसाइल के लिए ये होती रहेगी। तो एलडीए के पास कोई अपनी कोई आर्बिट्रेटरी कमेटी नहीं है जिससे आप ये इस तरह नहीं, एलडीए ऐसे कोई चीज़ मेंटेन नहीं करता। तो सेकंड स्टेप है मीडिएटर, 3rd स्टेप उस पेपर आप रखेंगे आर्बिट्रेशन। ठीक है। ठीक है, अगर चीज़ें बहुत आगे, मैं लिटिगेशन मैंने बेशक बात की है कि उसके अपने एडवांटेजेस हैं। जब आर्बिट्रेशन आप रख लेते हैं ना, तो फिर आप लिटिगेशन, कोर्ट लिटिगेशन को एक्सक्लूड कर देते हैं। सर कोई भी नहीं चाहता। हाँ, इसका फ़ायदा ये है कि जो प्रोसेस है ना वो छोटा हो जाएगा, क्योंकि जो आर्बिट्रेटर्स हैं ये सिर्फ आप ही के केस को डील करेंगे। वो जो सिविल कोर्ट था उसने आपके केस को भी डील करना है और हज़ारों अदर केसेस को भी डील करना है। ठीक है, उसकी ज़रा मेमोरी इतनी नहीं होगी आपके केस के बारे में जो एक स्पेशलाइज आर्बिट्रेटर या पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर की आपके केस के बारे में होगी। ठीक है, कॉस्ट ज़्यादा करेगा थोड़ा सा, क्योंकि वो प्रोफेशनल्स बैठे होंगे, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो दोनों पार्टियां वकील भी इंगेज कर रही होंगी, लेकिन इससे फ़ायदा होगा, हल जल्दी निकलेगा। सो ये 3 टियर स्टेप्स, एक कंटिन्यूइंग आपकी कमेटी, एक मीडिएटर, उधर से भी सॉर्ट आउट चीज़ नहीं होती, देन द आर्बिट्रेटर। दिस इज़ फॉर द डिस्प्यूट्स। जो आपने फैसले करने हैं वो आपने इस अंदाज से करना है कि वो आपकी कमेटी से फैसले हो जाए। बिल्कुल ठीक है सर, वेरी थॉटफुल, वेरी मतलब मेरे लिए भी इट वाज अ ह्यूज लर्निंग। और मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जी कि ऑन द रेजिडेंस यूनियन थिंग लेट्स हैव अनदर, लेट्स श्योर प्योरली ऑन दैट लेट्स डिस्कस कि हमारे पास क्या ऑप्शंस है। जैसा मैंने आपसे रिक्वेस्ट की, ब्लॉग भी हमें लिख के दें। और अब्दुल्ला आपके अगर कोई कंक्लूडिंग रिमार्क्स हैं, सो बिकॉज वी वुड रियली लव टू हियर योर ऑन द रेजिडेंस यूनियन एज वेल। आप भी जो सोचते हैं या समझते हैं तो वो भी आप इसके अंदर करें, नेक्स्ट में हम वो डिस्कस करें एंड लेट्स ब्रिंग आउट सॉल्यूशंस, ताकि हम देखें दोनों को साइडों को एजुकेट करें। हमारा काम
कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है, Yes. कॉन्फ्लिक्ट क्रिएशन नहीं है। हमारा काम विन विन सिचुएशन है फॉर एवरीवन, टू मेक मनी बोथ फॉर द डेवलपर्स, दिस इज व्हाट अ मिडलमैन डज, Yes. Yes. ओके, फॉर द इन्वेस्टर्स। सो उसकी तरफ हम जाएं तो सर एनीथिंग यू वुड लाइक टू ऐड? नहीं, बहुत बेहतरीन और ये बड़ी हेल्पफुल डिस्कशन हो सकती है बोथ एंड्स पे, जैसे आपने कहा कि विन विन सिचुएशन है, और हम मज़ीद कोशिश करेंगे कि इस तरह की डिस्कशंस कंटिन्यू रहें, बिकॉज ये खाली दोनों साइड से नहीं, एक लीगल अवेयरनेस और अपने राइट्स की अवेयरनेस भी क्रिएट हो रही है, जिससे दोनों पार्टीज़ को या तीनों पार्टीज़ को फ़ायदा होएगा। बिल्कुल ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत सारे टॉपिक्स हैं, मैं आपको ना टॉपिक्स लिख के भेज दूंगा, Sir. बिकॉज लेट्स डिस्कस दिस केस टू केस बेसिस। आई एम नॉट अ लॉ फर्म, बट हमें बहुत सारे लोग You'll become a law firm in a while. अगर हम ये पॉडकास्ट करते रहे तो हम आपको स्टेटस दे देंगे। हाँ सर। तो उसके अंदर देयर आर क्वेश्चंस व्हिच आई वुड लाइक टू आस्क अबाउट ये जो फिक्स रेंटल गारंटीज आती हैं, फिर लोग जो हैं वो उसके ऊपर ख़राब हो जाते हैं या नहीं देते लोगों को, उसकी रेमेडीज आई वुड लाइक समथिंग टू डिस्कस ऑन दैट। रेजिडेंट्स यूनियन के ऊपर हम बात करें, इसको कैसे हम एक अच्छा सिस्टम और कैसे उसको, दिस इज आई थिंक दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एन इन्वेस्टर। Yes. फिर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ ऑन, और ये सारे टॉपिक्स बड़े इंपॉर्टेंट है कि व्हाट हैपेंस, बहुत सारे लोग तो सवाल करते हैं ज़मीन अपनी ना आसमान अपना, सो व्हाट हैपेंस व्हेन द Yes. बिल्डिंग Yes, sir. यू नो फिनिशेस और आपको बिल्डिंग गिरानी है और कुछ और करना है, 100 साल के बाद करें जो भी करना है, सो व्हाट हैपेंस आफ्टर दैट। सो देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस। Yes, sure. सो आई वुड लव कि जनाब हम इनको जो है अगले कुछ पॉडकास्ट में, क्योंकि अभी हम करेंगे तो मेरा ख्याल है रात के 12 हाँ, नहीं, फिर बजे, इधर ही बैठेंगे, घर भी जाना है अब। ठीक है। हाँ। तो थैंक यू वेरी मच नुमान भाई, थैंक यू वेरी मच अब्दुल्ला, इंशाल्लाह ताला वी विल सी यू गाइस अगेन लेटर। सो गाइस दैट वाज ऑल फॉर टुडेज टॉपिक, एक हमारा जेनेरिक टॉपिक था। इंशाल्लाह ताला हम नुमान भाई के साथ और अब्दुल्ला के साथ, जो नुमान भाई मेरे से शायद अब छोटे हो, लेकिन मैं अब आपको रिस्पेक्ट की खातिर, नहीं, लॉ अच्छा में है, हमसे बहुत बड़े। चले। So inshallah ta'ala we'll come back again with more topics to discuss and to bring you more knowledge about how you are legally protected, both even if you're a developer as well as if you're an investor. Thank you very much guys. Take care and Allah Hafiz.